नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। आज जब दुनिया गिन रही थी कि 100वां दिन ईरान का पूरा हो रहा है, तब तक खबर आई कि इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया, क्योंकि ईरान ने उस पर हमला किया ये कहते हुए कि लेबनान पर हमले थम नहीं रहे हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो फिर अब इधर से भी हमले होंगे, क्योंकि ईरान ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर हिजबुल्लाह में इजराइल थमा नहीं तो हम हमले करेंगे, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले रोकने पड़ेंगे। ये मालूम नहीं था कि ये दिन कैसे तय किया गया, कि कौन सा वो दिन होगा, क्योंकि हमले तो बहुत दिनों से चल रहे हैं। क्या वो 100वां दिन होगा, ये तय किया गया था, और इसीलिए 100वां दिन क्या ईरान युद्ध का नया चरण शुरू हो गया। और क्या इस बार ये तय किया गया है एक स्ट्रैटेजी के तहत कि डोनाल्ड ट्रंप अब बैकग्राउंड में रहेंगे, अमेरिका बैकग्राउंड में रहेगा, फोर फ्रंट में इजराइल आकर लीड लेगा, क्या ये भी तय हो गया है, या फिलहाल ये दिखाई दे रहा है? इसको पैटर्न मानना अभी जल्दबाजी होगी। देखिए जरा आज की खबरें। कुछ ही देर पहले इराक में ड्रोन हमला हुआ है, कुर्दिश कैंप पर अभी ड्रोन हमला हुआ। इराक के एरबिल में ड्रोन हमला हुआ, ईरान के विरोधी कुर्दिश कैंप पर हमला। ईरान के विरोधी कैंप पर हमला, यहां पर देखिए, और उसकी तस्वीरें यहां आपको दिखाई दे रही हैं। इराक पर यह हमला, ये उन कुर्द लड़ाकों पर हमला हुआ है जिनको ईरान अपने मुखालिफ देखता है, और इन पर यह हमला हुआ है जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आज इजराइल के ऊपर हमले नहीं हुए हैं, बाकी जगहों पर भी जहां आज ईरान ने तय कर रखा होगा हमला करना, वहां भी हमले हुए हैं। और इसी कड़ी में यहां दिखाई दे रहा है ये ड्रोन हमला जो इराक में हुआ है, कुर्दिश कैंप पर ये ड्रोन हमला आपसे कुछ ही देर पहले हुआ है। इराक के एरबिल में ये ड्रोन हमला हुआ, ईरान के विरोधी कुर्दिश कैंप पर यह हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल के किरियात शमोना में बजे सायरन। अभी यहां किरियात शमोना में सायरन बजने की आवाजें आई। इजराइल में रॉकेट हमले की वार्निंग, इजराइल में रॉकेट हमले की वार्निंग तो अब से कुछ देर पहले आई। ये तस्वीरें देखिए जरा और सुनिए इन आवाजों को। लोगों ने कैसे सुरक्षित जगहों की तरफ रुख किया, कैसे वो उन जगहों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए जो ईयरमार्क किए गए हैं। जैसे ही सायरन बजेगा आप सबको किन जगहों पर जाकर अपने आप को सुरक्षित करना है, जाहिर है वहां नागरिकों की ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। और जैसे ही ये सायरन बजने शुरू हुए, लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी सुरक्षित जगहों के लिए। सुनिए इन आवाजों को और महसूस कीजिए कि एक बार फिर से इजराइल में क्या शुरू हो गया है। और अगली खबर देखिए, इधर इजरायली हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का क्या बयान सामने आया है। ना युद्ध का मैदान छोड़ा, ना बातचीत की मेज छोड़ी, राष्ट्र के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, पेजेश्कियान ने कहा। ईरान दोनों दिशाओं में प्रतिबद्ध है, पेजेश्कियान ने कहा। ईरान के इन हमलों के बाद इजराइल का पलटवार, और इधर ईरान के राष्ट्रपति का यह कहना कि हमने दोनों ही तरफ मोर्चा संभाल रखा है, बातचीत की मेज पर भी हम मौजूद हैं, युद्ध के मैदान पर भी हम मौजूद हैं, हम दोनों ही जगहों पर वो करते रहेंगे जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पेजेश्कियान की तरफ से ये बयान सामने आया है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा ये खबर आई थी कि पेजेश्कियान इस बात से खुश नहीं है कि सारा कुछ IRGC ने इस समय अपने हाथों में ले लिया है, और यहां तक वो बताया गया कि इस बात से नाराज हैं और दुखी हैं कि आहत होकर उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। बहरहाल आज जब ये रिन्यूड अटैक्स एक दूसरे के ऊपर शुरू हुए हैं, वैसे में पेजेश्कियान का ये बयान आया है कि ना तो हमने युद्ध का मैदान छोड़ा है और ना ही बातचीत की मेज छोड़ी है, और हम दोनों ही तरफ प्रतिबद्धता के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, ये पेजेश्कियान ने कहा है। और अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग का सिग्नल एक तरीके से मिलने लगा है। तेहरान से इस्तांबुल जा रहा विमान लौटा है। नए हमलों के बीच विमान ने आसमान में यू टर्न लिया। जैसे ही इन हमलों की इंटेंसिटी दिखाई दी और ये लगा कि अभी आगे बढ़ सकते हैं, वैसे ही यहां विमान आपको दिखाई दे रहा है जो आसमान में यू टर्न ले रहा है। इराक बॉर्डर से वापस लौटा विमान, RT के हवाले से यह खबर है। ये तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि कैसे विमान जो अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था, बीच में ही जाहिर है उसको ये सिग्नल्स मिले होंगे, उसने वहां पर यू टर्न लिया और वापस उस तरफ उड़ चला जहां से वो चला था अपनी मंजिल की तरफ, RT की तरफ से। और जाहिर है ये इंडिकेशंस हैं कि इन जगहों को कितना असुरक्षित
वल्नरेबल माना जा रहा है और इसको देखते हुए वो एक्टिविटीज जो लग रहा था कि धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं, वो फिर एक बार संकुचित होती हुई। अगली खबर आपके सामने, इजराइल में ईरान के हमलों से हालात बिगड़ गए हैं। कतर ने जारी किया है नोटैम, कतर का पूरा एयर स्पेस खाली हो गया है। डच एयरलाइंस ने इजराइल के लिए कैंसिल की है उड़ानें। तो यहां देखिए वो नॉर्मलसी जो बहाल होती हुई दिखाई दे रही थी, एक बार फिर से वो डीरेल होती नजर आ रही है। इजरायली चैनल N12 का ये बड़ा दावा है कि कतर का पूरा एयर स्पेस खाली हो गया है। इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से ईरान के हमलों का अंदेशा है और इसीलिए यहां देख रहे हैं आप, N12 ने दावा करते हुए तस्वीरें भी पेश की हैं जहां बताया है कि एक बार फिर से वो नॉर्मलसी जो बहाल होती हुई दिखाई दे रही थी बीते दिनों, वो अब डीरेल होने की तरफ जा रही है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। एयर कोमोडोर कार्तिकेय गाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह, डिफेंस जर्नलिस्ट, हमारी चर्चा का हिस्सा है। दीपक वोरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं किसी आउट स्टेशन में, किसी जगह से। दीपक वोरा साहब के साथ पूर्णिमा नाथ भी आपको दिखाई दे रही हैं, जो यूनाइटेड स्टेट से हमको ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इस समय के हालात, क्या ट्रंप खुद को अब बैकग्राउंड में रखेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी, या फिलहाल इसको एक पैटर्न मानना या स्थापित हुआ फैक्ट मान लेना जल्दबाजी होगी? क्या होगा? आज मैं पूर्णिमा नाथ जी से ही शुरू करना चाहता हूं। पूर्णिमा नाथ जी, ये जो रिन्यूड अटैक्स हैं, इनको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद दिनेश जी। ट्रंप की जो एक ट्वीट आई है कि ईरान और इजराइल शुड स्टॉप शूटिंग ईच अदर, ये मुझे बड़ा अजीब सी लगी है। जो कंट्री लिटरली एक ऑफेंसिव स्ट्राइक करके उनके सारे लीडर को ख़त्म कर दी, एंटायर लीडरशिप प्लस द बॉम्बिंग गिराए बच्चों के ऊपर, वो जाके भाषण दे रहे हैं कौन सी कंट्री को क्या करना चाहिए। और जो इनकी जो इंस्ट्रक्शन है इजराइल के नेतान्याहू भी नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज जो सिचुएशन है, ट्रंप के जब कोई भी होता ना गुस्से में होता, यहाँ पे लिटरली NBC न्यूज़ हमारे यहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ था, इनके इंटरव्यू से स्टॉर्म करके बाहर चले गए। उनकी जो एंगर है, वो इंटरव्यू हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इनकी भाषण हो, कैंपेन रैली हो, इसमें अभी दिख रहा है बेसिकली एवरीबडी इज बैड फॉर हिम एंड ही वाज इलेक्टेड टू बी यूनिफाइंग तो छोड़ दीजिए, उन्होंने पूरा दुनिया को अब जलाने का एक फैसला ले चुका है अपने पॉकेट भरने के लिए। दिस इज व्हाट ही हैज प्रूवन टू द एवरेज। NBC वाले इंटरव्यू में जो झल्लाहट थी, क्या आपको लगता है वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, वो जो करने वाले हैं उसको लेकर वो परेशान थे क्या, और वो झल्लाहट दिखी है क्या, या ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति बताता है NBC वाला इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने माइक एक तरफ फेंका और वो बीच में ही सवाल से उठ गए और ये कहा कि आप सब लोग बायस्ड हैं, आप सब लोग मिले हुए हैं। पूरी प्रेस को उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि ये बायस्ड प्रेस है। जी, ये आपको ओवरऑल दिख रहा है कि ही एक्चुअली डिडंट गेट एनी विन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफेंसिव एक्शन ऑन ईरान। और ईरान ने अपना जगह बहुत क्लियरली बता दिया कि आपके साथ निगोशिएट हम करें कैसे है, क्योंकि आपका लिटरली कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है और चेंज कर रहे हैं आपके पोजीशन बार बार। ना तो हमारी एसेट आपने हमें दिया है, वो एसेट से आप लिटरली दुबई हो, खाड़ी की देशेस को आप हेल्प करने जा रहे हो। ये तो बेसिकली माफिया हो गया ना, गुंडे पड़ोसी। जहां से पूर्णिमा जी बातचीत की शुरुआत की कि ये अगर अमेरिका करे तो सब कुछ ठीक, और वरना वो नसीहतों की पोटली लेकर सामने आने लगता है। यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द रूल वाला जो हिसाब है डोनाल्ड ट्रंप का इस समय, उसको लेकर मैं दीपक वोरा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, इजराइल के हमलों से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान के तबरीज और करमनशाह पर इजरायली हमला हुआ है। पश्चिमी और मध्य ईरान में भीषण हवाई हमले हुए हैं। ईरान में घुसकर इजरायली लड़ाकू विमानों का हमला हुआ है और ये देखिए किस तरीके से इजराइल के विमानों ने कहर बरपाया है अलग अलग जगहों पर। खासतौर से ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी और मध्य ईरान में भीषण हमले हुए हैं, उसकी तस्वीरें हैं। ईरान के तबरेज और करमनशाह शहर पर हुए हवाई हमलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल के हमलों से ईरान में कोहराम है। हालांकि ईरान ये जानता था कि जब मैं ऐसा करूंगा तो बदले में क्या आने वाला है, तो सरप्राइज बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मार से दर्द तो
होता है। मैं इसको लेकिन समझना चाहता हूं, 100वें दिन इसको शुरू करना, ये हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक कर रहा है, ये नई बात नहीं थी, ये लगातार चल रहा था। ये कैसे तय किया होगा दीपक वोरा सर कि कौन से दिन ये करना है? 100वें दिन को दिमाग में रखते हुए किया गया है? ये क्यों किया गया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्यों किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। शायद ज्योतिषी से पूछा होगा कि कौन से दिन हमको ये करना है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो मेरे पास अभी खबर आ रही है मैं आपको पढ़ के बता देता। अगेन मेरा अपना ग्रुप जो है, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये इजरायली रिपोर्ट है सर, ये आई है अबाउट 30 मिनट्स अगो। ईरानियन मीडिया को रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं कि IRGC ने बोला है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं इजराइल के बरखिलाफ, लेकिन अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया लेबनान में तो फिर हम फिर से हमला करेंगे। दिस इज अबाउट 30 मिनट्स अगो। और कल इजराइल में स्कूल बंद है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मालूम नहीं, बेन गुरियन एयरपोर्ट भरा हुआ है टेल अवीव में। इजराइल की सरकार ने कहा जो लोग विदेशी छोड़ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि समथिंग बिग की प्लानिंग हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं कि दोनों तरफ शांति चाहते हैं, ईरान बहुत डेस्परेट है पीस के लिए, इजराइल भी डेस्परेट है, थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत हो जाए, वो शांत नहीं होंगे, ये तो साफ जाहिर है। और ट्रंप साहब जो मर्जी कहते रहें, जो उनकी आलोचना करनी है हम करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता सर। रियलिटी ये है कि मेरा मानना है सर अगेन कि ईरान को इतनी मार पड़ी है, मेरा ख्याल है कि अब वो भी सोच रहे हैं कि अब थोड़ी देर के लिए हम रुक जाए। दूसरी तरफ आपने बताया ये हूती फूती फटे पजामे वाले तो आजकल बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनते हैं, इन्होंने कहा कि हम बाबल मंडप को बंद कर देंगे। अगेन आपको एक्सपर्ट्स ज्यादा बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दुनिया में X% नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ हॉर्मुज, तो 110% टैक्स यानी 10% ज्यादा हो जाएगा। बाबल मंडप को भी उन्होंने बंद कर दिया, वो रेड सी के साथ जो कनेक्शन देता है। अब पता नहीं हूती कर पाएंगे नहीं, पता नहीं ईरान उनको करने देगा कि नहीं, बट द अंडरस्टैंडिंग इज, मेरा समझ जो आ रहा है कि ईरान अभी भी रास्ता ढूंढ रहा है किस तरह से ये जो आपने इज्जत गुमाए बिना मैं शांति ला सकता। ईरान ये चाहता है कि इज्जत गवाए बगैर वो शांति की दिशा में आगे बढ़े और इसमें उसको चैलेंज ना किया जाए, ये ईरान चाहता है। और ईरान में IRGC की तरफ से एक बात अभी जो चल रही है, दीपक वोरा साहब कह रहे हैं उनका अपना जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके ग्रुप में जो बात हो रही है उसमें IRGC ने कहा है कि हमने ये हमला किया लेकिन ये आगे हम नहीं करेंगे। ईरानी हमलों के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की अपील, इजराइल में रह रहे अधिकारियों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया, कर्मचारियों के परिवार को अंदर रहने के लिए कहा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की अपील है, अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है और यह कहा गया है कि आप अपनी हिफाजत और ज्यादा बेहतर कीजिए। कर्मचारियों के परिवार वालों को भीतर रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है ओपन स्पेस में ना निकलें। ये भी एक बड़ी खबर है ईरानी हमलों के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास की ये अपील है, एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। ये अपील है कि इजराइल में रह रहे अधिकारी सुरक्षित जगह रहें, कर्मचारियों के परिवारजनों को अंदर रहने के लिए कहा गया। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स खुद भी ये समझ रहा है कि इजराइल यहीं पर थमेगा नहीं। अब ये क्या कार्तिकेय काले सर, ये अपने प्रॉक्सीज को लेकर ईरान का ये तरीका, ऐसा इंटेंस तरीका ये पहली बार देखने को मिला है या इसके पहले भी ईरान ये स्टैंड अपने प्रॉक्सीज के लिए लेता रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अब ये मौका आने वाला है वो एस्केलेशन लेडर में वहां जहां बाबल मंदेब और हूती भी शामिल होंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इट्स प्रॉक्सीज। वो बार बार ही अपनी बात करता है एक्सेस ऑफ जो ट्रायो है 3 लोगों का, इन ये जो H से तीनों नाम है, इन तीनों नामों को वो अपने साथ रखता है एंड इसराइल को कंटिन्यूसली तंग करता है जो 20 साल से कर रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है एंड डेफिनेटली इस केस में जब हमास ख़त्म हो गया है, हूतीज़ जो है एक तरह से बिक गए हैं और हिजबुल्लाह जो है अभी बहुत ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में है, तो डेफिनेटली ईरान चाहेगा कि अपने इस प्रॉक्सी को बचा के रखे क्योंकि इसराइल को कंटिन्यूसली उससे नीडल कर सकता है क्लोज रेंज पे। और जहाँ तक जो पैप का पहला प्रश्न था, एक्चुअली मिलिट्री टाइमिंग, ये क्यों इसराइल ने ऐसा किया, इसके एक्चुअली पीछे एक मिलिट्री रीज़न बहुत हो सकता है। और जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए जो टाउन्स पे अटैक किया गया है उनमें जो पेट्रोकेम जो हैं वो सब के सब मिसाइल जो प्रोपेलेंट होता है वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। दैट मीन्स एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी मिसाइल के लिए आप प्रोपेलेंट बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बहुत सारी जो उसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं वो आराम से एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में हो सकती हैं। तो इसलिए जो है उनकी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज जहां पॉसिबली इजरायली इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन थी कि वो वहां पर मिसाइल्स के
प्रोपेलेंट्स बन रहे हैं वहाँ पर अटैक किया गया। इनफैक्ट जो तीनों जगहों पे अटैक किया गया है, तब्रेज़ पे, IRGC हेडक्वार्टर्स पे और ऑल्सो कुछ मिसाइल लोकेशंस पे, साथ में जो एक करज नाम का जो शहर है, करज नाम के शहर पे जो अटैक किया गया है वो भी एयर डिफेंस की यूनिट्स पे अटैक किया गया है, और साथ में इस्फहान पे भी मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया है। इसके साथ साथ जो मशहर में जो बड़ा पेट्रोकेम फैसिलिटी है वो मेरे ख्याल से प्रोपेलेंट जो वहाँ बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया है। तो देखिए, नेतन्याहू के 3 एम्स थे इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था, अपार्ट फ्रॉम गाज़ा को छोड़ के ईरान के लिए। एक था हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करना, वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और तीसरा था ईरान का मिसाइल जो प्रोग्राम है। तो अब ये अगर हम केवल हिजबुल्लाह को लेकर चलते हैं तो नेतन्याहू का पॉइंट प्रूव नहीं होता। इसीलिए मैंने पिछली बारी भी कहा था, तो आप ये जो कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स का वॉर अलोन, सर आप जो कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल प्रोपेलेंट के तौर पर और ये देखते हुए हमले किया जाना, मतलब इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है। ईरान ने ये कैसे ईयर मार्क किया होगा कि ये समय है जब मैं हमला करूंगा और ये हिजबुल्लाह के समर्थन में हमला होगा, ये मैं समझना चाहता हूं। अगली खबर दिखाने के बाद आशीष आपके पास आता हूं। ईरान पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला, इजरायली डिफेंस फोर्स ने की बमबारी की पुष्टि। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल की बमबारी, इजरायली फाइटर जेट्स ने हमलों को दिया अंजाम। यहां इन तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए जरा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हिजबुल्लाह के सपोर्ट में किस समय इस लेवल का हमला करना है? देखिए, एक तो 100 डेज वाला जो सिंबल और टोकनिज्म जिसे कहते हैं वो एक ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो मोरल फोर्सेस हैं और बाकी ऑन ग्राउंड जो कैंपेन्स किए जा रहे हैं, लोग जहाँ पर कई चौराहों पर वहाँ पर ईरान में लगातार जुट रहे हैं पिछले 100 रातों से, तो वो मूवमेंट बनाए रखना, वो मोराल बनाए रखना, इसलिए 100 डेज वाला इंपॉर्टेंट भी है। और इसीलिए आई नॉट बी सरप्राइज कि ये ज़रूरत से ज़्यादा या फिर थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन और रिएक्शन 100 डे के पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है। लेकिन ये एक एपिसोडिक वाली चीज़ है, एक स्पेसिफिक डे वाली चीज़ है। अगर आप पूरे थीमेटिक तौर पर देखिए कि पिछले 100 दिनों में हुआ क्या है, ये वाला फ्रंट हमेशा से ही लगातार एक्टिव रहा है। आज थोड़ा सा स्पाइक ज्यादा दिखाई दिया आपको, और ये फ्रंट लगातार एक्टिव रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा है कि अब बहुत ही नजदीक पहुंचने वाले हैं, पीस डील होने वाली है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अब ये डील सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। हमारा ब्लॉकेड लेकिन जारी रहेगा, पूरी तरह से इफेक्टिव रहेगा। ये फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव था, है और इमीडिएट फ्यूचर में भी लगातार रहेगा। एक क्विक एग्जांपल के जरिए मैं जरूर दर्शकों को समझाना चाहूंगा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो कोच और कप्तान की भूमिका में थे, अब वो अंपायर वाली भूमिका में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोच और कप्तान पूरी तरह से नेतन्याहू और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज अब आपको पूरा एक पैरामीटर और एक पूरा एक शेप, नया शेप इस वॉर में लेता हुआ दिखाई देगा कि अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े न्यूट्रलिटी, थोड़ी अच्छी, थोड़ी महान बातें, ताकि नोबेल प्रीज अगली बार एटलीस्ट नॉमिनेशन में जा पाए, तो वो उस तरफ वो बढ़ेंगे। लेकिन जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो एक्शन है, वो पूरी तरह से इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, इंटेंसिटी भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू चल रही है। अब यूएस पैसिव रोल में है। यूएस पैसिव रोल में ये समझा जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रैंप तलाश रहा है। अगर वो नहीं तो कम से कम ये सुविधाजनक स्थिति होगी क्या यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि अपने आप को पीछे रखा जाए और अब इजराइल फ्रंट से लीड करे इन अटैक्स को। ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से मदद हर तरीके की इजराइल को मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती रही है, या यहां पर भी अपने आप को डिस्टेंड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में? ये एक बड़ा सवाल। और आपने एक बात कही थी आशीष, मुझे याद है कि बहुत जल्द आप इसको फिर से फुल थ्रॉटल होता हुआ देखेंगे। एक बड़ा बराज या तो अमेरिका शुरू कर देगा या इजराइल की तरफ से आएगा और एक फिर से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां दिखाई दे रहा है इसकी शुरुआत, इसको इनिशिएट किया इस बार ईरान ने। ये आप कह रहे हैं कि शायद वहां जिस तरह के हालात हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, होर्मुज बंद है, इकॉनमी एकदम चरमरा रही है, क्या वहां के लोगों को वापस यूनिटी में लाने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए हमले किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ईरान से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, ईरानी हवाई क्षेत्र में दिखा है यूएई का विमान। मेहराबाद में लैंड हुआ है यूएई का विमान। फार्स की पुष्टि है, उड़ान के लिए अनुमति थी और वो पूर्व हवाई क्षेत्र से दाखिल हुआ है। अब ये आशीष ने ये खबर आप तक पहुंचाई है। इस खबर के मायने क्या हैं आशीष, आपको बता रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही हमें एक सरप्राइजिंग चीज़ अभी कुछ घंटे पहले देखने मिली है कि यूएई का विमान ईरान में क्या कर रहा है। यानी कि
कोई चैनल 2 बैक जो ट्रैक 2 वाली चीज़ें कही जाती हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ पर इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। कितना इसका यूटिलाइजेशन होगा, कितना इसका इम्पैक्ट होगा, ये अगले आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा। लेकिन ये इनिशिएशन, ये तरीका, ये प्रोसेस और यूएई का विमान ईरान में जाना, ये क्लियरली दिखा रहा है। और ये एमिराती विमान है, ये कोई ऐसा पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि कोई वीवीआईपी कैटेगरी, कोई डिसीजन मेकर ज़रूर यहाँ से ईस्टर्न साइड से एंटर किया है। ईरान ने उसे अनुमति दी और वहाँ पर कोई गया है। कौन गया है, क्या बात हुई है, ये अगले आने वाले कुछ दिनों में आएगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि यूएई एक नया फ्रंट खोल रहा है, ट्रैक 2 बोलिए, ट्रैक 3 बोलिए, लेकिन ये अगले आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगा कि ये एक नया चीज पैटर्न दिखाई दिया। क्या चल रहा है दीपक वोरा सर से भी समझते हैं। सर ये लैंडिंग क्या कहती है? आपके कॉलीग ने जो बताया है वो प्रोबेबली एक्यूरेट है, बहुत हद तक एक्यूरेट है कि कुछ मूवमेंट यूएई और ईरान के बीच में तो संबंध आप जानते ही हो, दे आर टेरेबल। वो वहां कहने गया है कि चलिए अब जरा खामोश हो जाइए, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मेरा मानना है कि ये ट्रम्प साहब जब कहते हैं दोनों साइड सीज फायर में बहुत इंटरेस्टेड है, इमीडिएट सीज फायर, ये उनके वर्ड से हो सकता है कि यूएई जो बहुत हद तक निर्भर है अमेरिका पे, उसको उत्साह हो कि भी जाओ और जाके कुछ करके आओ, वहां पे उनको बोलो शांत हो जाए, फिर मैं इजराइल को भी बोलूंगा शांत हो जाए। सो आई थिंक अगर जो अनाउंसमेंट की है ईरानियन प्रेस ने कि ईरानियन मिलिट्री ने कहा है कि अब हम हमले रोक रहे हैं, अगर वो लेबनान को ये जो कंडीशंस लगाते हैं फिर इसमें बात नहीं बनती है। सो माय ओन फीलिंग इज कि यूएई यहाँ कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। ईरान डजंट ट्रस्ट देम, यूएई डजंट ट्रस्ट देम, बट अमेरिका की बात यूएई टाल नहीं सकता है। तो मतलब ये एक और डाकिया सर्विस जैसी है जो पहले पाकिस्तान के जरिए हो रहा था। हो सकता है यहाँ पर वही पुश हो और यूएई गया हो। हासिल क्या होगा ये देखने वाली बात है। और ये अगर वाकई कुछ हासिल होना होता तो इसको पॉम्प एंड शो के साथ किया जाता और बताया जाता दुनिया को कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर है इससे हासिल क्या है खुद उन लोगों को नहीं मालूम जो ये कर रहे हैं, इसीलिए इसको इतना गुप्त रखा जा रहा है। और इजराइल ने ईरान के 15 ठिकानों पर हमला किया है। आईडीएफ ने कई मिसाइलें लॉन्च की हैं, कई मिसाइल लॉन्च साइट्स को माफ कीजिए निशाना बनाया है और हमले में ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा ऐसा बताया जा रहा है। ईरानी मिसाइल के खतरे के जवाब में ये हमले का दावा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो खतरा ईरान की तरफ से मिसाइलों का आ रहा था इसलिए ये किया गया। जरा यहां की भी आवाजें सुनिए। अब तक ये देखिए कि अरब में फिर ये जो महासंग्राम छिड़ रहा है इसके कुछ नुआंसेस देखिए। ईरान के हमले हुए और इधर नेवातिम एयरबेस, तेल नोफ एयरबेस, रमत डेविड एयरबेस, इनको निशाना बनाया गया और कहा यह जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल हमले नाकाम हो गए और इसमें हमारे एरो और डेविड स्लिंग ने गजब की भूमिका निभाई और हवा में ही मिसाइलें नष्ट कर दी। यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल में सायरन बजे और दावा यह है कि ज्यादातर मिसाइलें खुले इलाके में गिरी और उससे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ। अब जरा यहां देखिए, एयरपोर्ट, मिसाइल साइट्स, ड्रोन बेस और कमांड सेंटर, ईरान में इन जगहों को निशाना बनाते हुए पलटवार किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, ये तो जो आप देख रहे हैं नेवातिम, तेल नोफ और रमत डेविड, ये इजराइल में निशाना बनाए गए। बदले में इजराइल ने जो किया वो तेहरान, मलाड, इस्फहान, खरस, तबरेज, इन तमाम जगहों को निशाना बनाते हुए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और यहां तक कि उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए। और यहां इसके बाद अब ये 100 दिन आज पूरे हो रहे हैं और ये दूसरा फेज एक तरीके से माना जा रहा है कि शुरू हो गया, जिसमें अपने आप को अमेरिका बैक सीट में रखेगा, फ्रंट सीट पर होगा इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कमान संभालेंगे। और क्या ये सब उसी कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी के साथ होगा जिसके लिए इजराइल और अमेरिका जाने जाते हैं, या आप कुछ डिफरेंसेस हैं? खास तौर से अमेरिका ने जिस तरह का हॉट टॉक की है, बेंजामिन नेतन्याहू को बुरा भला ट्रंप ने कहा है और उन्होंने खुद ये स्वीकारा कि मैंने अब शब्द कहे हैं कि अब ये बात वैसी नहीं रहने वाली जैसे बीते दिनों दिखी है। इसके कुछ इनपुट्स मिलने लगे हैं, कुछ इशारे मिलने लगे हैं, मैं आपके सामने रखूंगा और उसको हम उसकी डिटेलिंग में जाएंगे। लेकिन देखिए जरा, बहुत बड़े हमलों की तैयारी में यहां पर अब ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, ईरान के अंदर सिविलियन उड़ानों पर रोक लग गई है, 3 सिविलियन फ्लाइट्स को बीच उड़ान से वापस बुलाया गया है। मतलब ईरान भी ये बात भाप रहा है, बेशक IRGC ने कह दिया हो कि एक फेज हमने, एक बराज हमने मिसाइलों की इसलिए छोड़ी क्योंकि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल हमले रोक नहीं रहा था, लेकिन अगर वो थम जाते हैं तो अब और हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये वो भी जान रहे हैं और भाप रहे हैं कि इजराइल अब यहां रुकेगा नहीं, यहां पर चीजें थमेंगी नहीं। इकोनॉमी के लिए इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है पूरी दुनिया में,
और आने वाले दिन कितने कितने मुश्किल भरे होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। और अगर हम भारत की बात करें उसके लिए, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि ये फेज 2 शुरू हो गया और यहां पर अब ये इसकी तैयारियां भी होने लगी हैं, एयर स्पेस बंद होने लगे हैं। वो तमाम एहतियातें जो बरती जाती हैं ऐसे मौकों में, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो तो कर ही रही हैं, वो जो इन जगहों को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वो भी इसमें अब जो उनको करना चाहिए वो करना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने टर्की का उदाहरण देते हुए एक खबर आपको बताई थी, सीरिया और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिए हैं। यही मैं कह रहा था आपसे, इराक में 72 घंटे तक एयर स्पेस बंद रहेगा, सीरिया में 24 घंटे तक कोई उड़ान नहीं होगी। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुका एयर ऑपरेशन। ये ब्रिगेडियर कॉमोडोर काले सर, क्या ये बता रहा है कि ये खुद एंटिसिपेट कर रहा है पूरा इलाका कि अब तो ये कम से कम 1.5-2 महीनों के लिए फिर गई भैंस पानी में? देखिए, ईरान का जो एस्टिमेट है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल जो है अपने अटैक्स नहीं कम करेगा और कंटिन्यूसली करता ही रहेगा हिजबुल्लाह पे, जिसके कारण जो है ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ये और ख़राब हो सकती है। तो ये एंटिसिपेशन मेरे विचार से तो करेक्ट है, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है और मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अब एक्चुअली पीछे हट नहीं सकते हैं। वो ऐसी सिचुएशन में है जिसमें या तो आर या पार की ही लड़ाई है ये। नाउ द प्रॉब्लम है कि ईरान जो है जो कर रहा है, इराक, देखिए इस बारी का एयर अटैक पूरा का पूरा इराकी एयर स्पेस के थ्रू हुआ था और इराकी दैट इज़ इजरायली एयरक्राफ्ट, IDF के एयरक्राफ्ट, वो एक्चुअली ईरान में एंटर नहीं किए। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो फायर किए वो दूर से ही फायर किए, करीब 250 किलोमीटर 350 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स बाहर रह के फायर किए। बेसिकली एक बारी कुछ वीक पहले भी ये डिस्कशन हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इतने हवाई जहाज क्यों खोए और इजरायली एयरफोर्स जो है वो इतने कम हवाई जहाज, मतलब एक्चुअली इजरायली एयरफोर्स का तो कोई भी शायद एयरक्राफ्ट इस पूरी लड़ाई में हताहत नहीं हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली केयरफुल प्लानिंग और इंटेलिजेंट ऑपरेशन की सिचुएशन है। IDF अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है और इराक के ऊपर एयर स्पेस क्लोजर का मतलब ये है कि ईरान की एयर डिफेंस जो है अब इराक के ऊपर फायर कर सकती है। यदि एयर स्पेस ओपन होता है तो आप एयर डिफेंस को खुली छूट नहीं दे सकते हैं। तो अब जो है इराकी एयर स्पेस, सीरियन एयर स्पेस क्लोज होने का मतलब है कि इजरायली एयरक्राफ्ट जो हैं वो न सीरियन न इराकी एयर स्पेस के ऊपर से आ सकते हैं। यदि आएंगे तो उन पे हमला होगा ईरान की तरफ से। ईरान का एयर डिफेंस अब इजरायली फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है और ये जो पृष्ठभूमि है इसी बात की तरफ इंडिकेशन है। लेकिन यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण खबर, और ये कमाल का विजुअल आया है, आपके सामने रख रहा हूं मैं। ईरान में इजरायली हमले का एक वीडियो है। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। IDF ने पश्चिमी और मध्य ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी की है और एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे निशाना बनाया गया और कैसे एक भीषण गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें यहां पर देखिए आप। ये देखिए जरा, ये आवाजें सुनिए और यहां जो हमला हुआ है उसकी इंटेंसिटी को महसूस कीजिए और फिर आशीष आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये हमला किस तरीके से किया गया है, क्यों किया गया है और ये हमला क्या बताता है और ये फुटेज जारी करने के पीछे मकसद क्या है। अब इस तस्वीर को लीजिए फुल फ्रेम और आशीष जल्दी से बताइए दर्शकों को। देखिए ये किस तरह से IDF ने कुछ मिनटों पहले ही ये फुटेज रिलीज किया है कि ईरान के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में इजराइल ने जो रिटेलिएटरी, जो वो कह रहे हैं कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो मिसाइल्स के स्टॉकपाइल एरियाज थे, जो जहां पर बहुत सारे ईरान के मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनको टारगेट किया है IDF की एयरफोर्स ने। मैसिव ब्लास्ट, नो डाउट। ये कह रहे हैं IDF की उन्होंने 1-2 ऐसी तस्वीर की है, लेकिन अटैक्स उन्होंने लगभग 1 डजन से ज़्यादा ऐसे साइट्स पे किया है जो कि पिछले कुछ घंटों में ही हुए हैं। और ये क्लियरली दिखा रहा है कि IDF के साइड से, इजराइल के साइड से जब भी मौका मिलेगा, चाहे एक्शन के तौर पे या फिर रिटेलिएशन के तौर पर, वो टारगेट्स उन्होंने पूरी तरह से एक्वायर किए हुए हैं। जब भी मौका मिलेगा वो ईरान के हर मिलिट्री बेस को, मिलिट्री जो उनके एडवांटेज हैं, लेकिन जब आप देखिए पहला जो फेज था उसमें ईरान को यह पता नहीं था कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हमला होने वाला है। हो सकता है खुफिया सोर्सेस को मालूम है, लेकिन ऐसा क्लियर कट मालूम नहीं था। यहां तो मालूम है कि हम हमला कर रहे हैं तो इस तरह का रिटेलिएशन आएगा। उसके बाद क्या वो ईरान वो तमाम तैयारियां करने में सक्षम रहा है कि वो अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सके? ये एक सवाल है जो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। और ये फेज 1 के मुकाबले फेज 2 ज्यादा इंटेंस होगा या लग रहा है नहीं वैसा नहीं होने वाला? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें, दीपक वोरा सर? आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन अभी आपने शायद जिक्र किया था कि सऊदी अरेबिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है।
ये आपने कुछ कहा था, डिड आई हियर यू करेक्टली, कि ईरान शायद उन पे भी हमला करेगा? अगर वो होता है तो फिर तो उसका चाचा वहां बैठा हुआ है ना, उसका बहनोई, वो क्या नाम उसका, वो जिहादिस्तान, तो वो क्या करेगा, उसके जहाज जो वहां पे पड़े हुए हैं, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। फिर तो ये हमारी तरफ जंग आ जाएगी अगर ये होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है फेज 2 हुआ है सर। ईरान ने अपने, अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो इफ आपके जनरल साहब और एयर कमांडर साहब सहमत है, ईरान ने अपनी डिमांड्स भी शिफ्ट कर दी है। मैदान तो वही है, गोल पोस्ट थोड़ा बदल गया। पहला क्या है, मेरे $12 बिलियन मुझे दो। बीच में तो हेगड़ी थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बहुत अमीर हूं। अब वो मांग रहा है पैसे। दूसरा उसका गोल पोस्ट, अब वो बात नहीं कर रहा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और कुछ नहीं कर रहा। अब दूसरा उसका डिमांड ये है कि हिजबुल्लाह को ठोकना बंद करो। ये 2 प्राइमरी डिमांड हो गई है। उसके बाद कोई असर नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम ये इतना इनरिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम हॉर्मुज खोलेंगे। हॉर्मुज, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, बंद रखो खुला रखो, तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो हमारे जैसे देशों को होता है। सो आई थिंक ईरान ने भी अपनी डिमांड्स को है मॉडरेट कर दिया, जो एक इंडिकेशन है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है। और ये हिजबुल्लाह को इसीलिए वो कह रहा है मत ठोको, नहीं तो फिर हिजबुल्लाह उससे कहेगा कि टाइगर तेरे कहने पर तो हम शहीद हो गए, तूने हमारे लिए क्या किया है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, और देखिए सर, ईरानी हमले के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना, यह बताया जा रहा है ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य विमान एक्टिव हैं। MQ-4C ड्रोन और P-8A पोसाइडन विमान ने उड़ान भरी है। अरब सागर में अमेरिकी सर्विलेंस ड्रोन की पेट्रोलिंग। अगली खबर दिखाइए जरा, यहां देखिए ईरान के हमलों में नया क्या है। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार इजराइल पर हमला हुआ है। पहली बार बिना किसी कार्रवाई के ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। मतलब इजराइल ने सीधे कोई कार्रवाई नहीं किया, वो उनके प्रॉक्सी पर कार्रवाई कर रहा था लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, उधर ईरान ने उनके सपोर्ट में हमला किया। पहली बार प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के लिए ईरान ने इजराइल में मिसाइलें दागी। मुस्तफा का ट्रंप को संदेश, होर्मुज ही नहीं बाबल मंदेव पर भी युद्ध होगा। ये कई चीजें हैं जो इस बार पहली बार हो रही हैं। और यहां देखिए इजराइल पर एक साथ 3 फ्रंट हमला। ईरान लेबनान के बाद यमन से हमले का दावा। ईरान के समर्थन में हूती ने फिर से शुरू किए हमले। साउथ इजराइल पर हूती के ड्रोन हमलों का दावा। हूती के टारगेट पर साउथ इजराइल का इलाद पोर्ट। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको लेकर आता हूं। हूती का लाल सागर में पूरी नाकाबंदी का ऐलान। इजराइल से जुड़े जहाजों पर बड़े हमले का अलर्ट। बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की दी वार्निंग। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही ठप होने का खतरा। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंचने की आशंका। ये बहुत बड़ा अलार्म। और ईरान पर इजरायली हमलों को लेकर यह बड़ी खबर है हमलों के लिए। पेंटागन ने इजराइल की मदद की। पेंटागन के नेतृत्व में इजराइल के हमले। आईडीएफ ने ईरान में 15 जगह हमले किए। मिसाइल और ड्रोन निर्माण कंपनी पर अटैक। मतलब इसका यह सीधा है कि ये सिनर्जी अब भी रहेगी, बस सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा कि ड्राइविंग सीट पर इस बार अमेरिका नहीं रहेगा। ड्राइविंग सीट पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है। पिघला हुआ स्टील गिरने से 9 मजदूरों की मौत की दर्दनाक खबर आ रही है। हादसे में कई कर्मचारियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी है। सभी घायल कर्मचारी अस्पताल में दाखिल करा दिए गए हैं, लेकिन यह पिघला हुआ स्टील है जो उनके ऊपर गर्म गिरा है। अब आप समझिए इसका टेम्परेचर क्या होता है। जब लोहा पिघला हुआ हो उसका टेम्परेचर क्या होगा, और वो गिरा है। ये इस वक्त की बड़ी दर्दनाक खबर है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में यह हादसा हुआ है। पिघला हुआ स्टील गिरने से 9 मजदूरों की मौत की खबर है। हादसे में कई कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी घायल कर्मचारी अस्पताल में दाखिल बताए जा रहे हैं। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बताइए नूर। देखिए, जिस वक्त स्टील प्लांट के अंदर जो काम चल रहा था, जो कर्मचारी पूरी तरह अपने काम पर फोकस किए थे, उस वक्त एसएमएस जो प्लांट है, प्लांट 1 के अंदर धमाका हुआ था। उसके बाद ही पूरे देखते देखते आसपास जो प्लांट का जो हिस्सा था वो भी आग की चपेट में आ गया है। अभी तक अंदर से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया है। बहुत सारे लोग जख्मी हैं। जख्मियों को विशाखापट्टनम हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो जली हुई लाशें हैं, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि ये किस दर्जे के कर्मचारी थे, कौन ये अधिकारी थे, अभी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। मगर सरकार पूरी तरह फोकस कर रही है इसके आग को काबू पाने के लिए। आग को काबू अभी पाया नहीं गया है। पूरी तरह फायर ब्रिगेड, फायर अधिकारी अपना फाइट और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार करते जा रहे हैं। मगर आग जिस तरह से पूरे आसपास का इलाका जो अपने लपेट में लिया है, इससे काफी दिक्कतें पैदा हो रही है। मगर अभी तक 5 लोग जो बहुत बुरी तरह जख्मी थे, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वो भी बता नहीं पा रहे कि किस कहां पर लापरवाही थी, कैसे धमाका हुआ था। फिर वक्त सरकार और अधिकारी पूरी तरह इस आग को कंट्रोल करने के लिए और दूसरी तरफ अंदर जो लोग फंसे हुए इनको बाहर निकालने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद नूर, निगाह बनाए रखिए। आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। कई गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल हैं।
हमारे संवाददाता नूर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।